वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइस्ट चैनल पर। आज जो मैं ये क्लास आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये आपका फाइनल जो पेपर नंबर 15 है, स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो मैं जो ये क्लास ले रहा हूँ, दिस इज माय क्लास नंबर 24, राइट। क्लास नंबर 24 है ये, जो कि हम स्टडी बेस्ड जो मटेरियल है, स्टडी नोट जो इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किए हुए हैं, उसको हम बेस मान के आज जो अपना क्लास है वो 24 नंबर का क्लास ले रहे हैं। इससे पहले जो मैंने क्लास डाली हुई है वो इसी स्टडी नोट को बेस मानते हुए डाली हुई है। तो अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो आपका चल रहा था ये स्टडी नोट नंबर 2, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, एंड वी आर ऑन दिस डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइसेस एंड प्राइजेस डिसीजन एंड स्ट्रेटजीज। तो ये सब हम कर रहे थे। अभी मैंने आपको जो इलस्ट्रेशन करा दिए थे, 20 नंबर तक इलस्ट्रेशन करा दिए थे। अब मैं आपको 21 नंबर का इलस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ, जो कि रिलेटेड है इंडिफरेंस पॉइंट से। अब आपको सबसे पहले समझना ये होगा कि क्या होता है जी इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट में आप ये समझेंगे कि आप कर रहे हैं यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, ठीक है। सीएम में जो आपका है फाइनल लेवल पे आप क्या कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग। तो इंडिफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे आप क्या करते हैं, जैसे आप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं। तो चॉइसेस में क्या होता है, एक ऐसा मान लीजिए हमारे पास एक काम को करने का एक ऑप्शन ए है और ऑप्शन बी है। तो इंडिफरेंस पॉइंट वो होता है कि जहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सिमिलर बेनिफिट अराइज करेंगे, मतलब एक से हो जाएंगे, इनडिफरेंट हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं होगा। चाहे हम इस ऑप्शन को अडॉप्ट करें चाहे इस ऑप्शन को अडॉप्ट करें, जो हमारा एंड रिजल्ट है, एंड रिजल्ट मे बी इन टर्म ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, मे बी इन टर्म ऑफ द कॉस्ट, और मे बी इन टर्म ऑफ सम अदर थिंग, बट at this indifference point the both alternative yield similar result। तो ये इंडिफरेंस पॉइंट बेसिकली ये होता है। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ आपको। वाई कंपनी हैज जस्ट बीन इनकॉर्पोरेटेड एंड प्लान टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट दैट विल सेल फॉर 10 रुपीज। ये कोई प्लान कर रहे हैं प्रोडक्ट करने का, बनाने का, जिसको जो कि 10 रुपए में बिकेगा। प्रीलिमिनरी मार्केट सर्वे shows that the demand will be around 10,000 यूनिट्स पर ईयर। ओके, मतलब दो डाटा भी मिले हैं, एक तो सेल प्राइस उसका 10 रुपये रहेगा और डिमांड साल भर की जो रहेगी वो 10,000 यूनिट पर ईयर रहेगी। द कंपनी हैज ए चॉइस ऑफ बाइंग वन ऑफ द टू मशीन। जो मैंने आपको कहा था कि अल्टरनेटिव चॉइस आपको रहेंगी, उनको इवेलुएट करना पड़ेगा। ये क्या करता है, इस काम को करने के लिए कंपनी के पास दो ऑप्शन है। कंपनी को चूज करना है, या तो वो मशीन ए खरीद लें जिसकी फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये है पर साल की, और जिससे प्रॉफिट मिलेगा 30,000 रुपये का, ठीक है। भाई एक प्रोडक्ट जो ये बनाने का प्लान कर रहे हैं जिसकी मार्केट में डिमांड अगले साल में 10,000 होने वाली है, उसके लिए दो तरीके हैं। या तो एक मशीन ए खरीद लें जिसका फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये है और उससे प्रॉफिट कितना बनेगा, 30,000 पर एनम बनेगा, ठीक है, जब ये 10,000 यूनिट बेचेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बिहेव लीनियरली फॉर द बोथ ऑफ द मशीन। और दूसरी मशीन जो बी है, बी का क्या है, फिक्स कॉस्ट 18,000 होगी और जिस पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, 22,000 का प्रॉफिट मिलेगा। 10,000 यूनिट सेल होनी है, ये तो दिया ही हुआ है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट बिहेव लीनियरली विद बोथ मशीन, मतलब वेरिएबल कॉस्ट जो भी उनकी पर यूनिट आएगी पर्टिकुलर मशीन पे, वो वेरिएबल होगी, लीनियरली वेरिएबल होगी, मतलब यूनिट के साथ सिंपल उसका रिलेशन होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब ये आप ये मान लीजिए मोटे तौर पे। तो अब क्या करना है कि ब्रेक इवन सेल फॉर ईच मशीन निकालनी है। सेल लेवल फॉर बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल। ऐसा एक सेल लेवल निकालना है जो इक्वली प्रॉफिटेबल होगा। और रेंज ऑफ सेल वेयर द वन मशीन इज मोर प्रॉफिटेबल देन अदर। तो देखो मुद्दा ये है कि ब्रेक इवन निकालना है और मशीन का, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी का हमें डाटा देखना है। तो कैसे करें, देखो इन्होंने टेबल बना रखी है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स करने से कोई फायदा होता नहीं। सिंपल कैसे समझेंगे भाई, मुझे निकालना है ब्रेक इवन, ठीक है।
ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईच मशीन। तो पहले मैं अलग अलग निकाल लूंगा ए और बी मशीन के लिए। ब्रेक इवन के लिए मैंने आपसे दो तरीके बताए थे कि ब्रेक इवन जो पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट आपका एक तो निकलता है नंबर के टर्म में, नंबर के टर्म में मतलब यूनिट की कितने नंबर हैं। तो ब्रेक इवन इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये पर यूनिट की है, या जिसको अदरवाइज आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट और इसको कंट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये मैंने फॉर्मूले ड्राइव करके बताए थे अपनी क्लासों में, जो पुरानी क्लासें हैं। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पुरानी क्लासें देखेंगे तो उनको बहुत डेप्थ में समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये नंबर में निकाल सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट जो है आप एक किस्त में निकाल सकते हैं, अमाउंट में निकाल सकते हैं। अमाउंट का मतलब क्या होता है, अमाउंट का मतलब जैसे सेल के टर्म में, सेल कितने रुपए की होगी, तो वो कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन बाय सेल रेशो, या जिसको आप कहते हैं फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। ठीक है, पीवी रेशो। अब ये कैसे निकलता है, ये जो सी एस रेशो मैंने आपको बताया था, कंट्रीब्यूशन तो आप जानते ही हैं, सी का मतलब कंट्रीब्यूशन है, एस का मतलब सेल है। तो कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन खुद क्या होता है, सेल माइनस कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। तो ये मैथमेटिकल मैंने आपको जस्ट एक आपके माइंड को एक तरह से वार्म अप किया कि हमें किस तरफ चलना है। तो ब्रेक इवन सेल निकालनी है। अब देखो, मैंने जब ये फॉर्मूले ड्राइव कराए थे तो मैंने आपको एक बेसिक इक्वेशन बताई थी, कॉम्प्लेक्सिटी में मत पढ़िए, बेसिक इक्वेशन समझिए क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो सेल प्राइस होता है या सेल होती है वो आपका फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस आपका प्रॉफिट होती है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या है, इस इक्वेशन में कुछ कुछ चीजें दी हैं। इसमें एक चीज ये दी है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लीनियरली बिहेव करती है बहुत मशीन के केस में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे अगर कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन निकालना है तो मुझे ये आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए, और कंट्रीब्यूशन चाहिए तो वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मैं इस इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ। देखो, इन्होंने तो सवाल ये टैबलेटेड फॉर्म में करना है, रटना है तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिक जनरेशन कहाँ से हो रही है कॉन्सेप्ट की। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप 10,000 रुपये, सॉरी 10,000 यूनिट सेल करेंगे 10 रुपए के हिसाब से, तो मान लो मैं ए मशीन की पहले बात करता हूँ, ए मशीन की। तो आप क्या करेंगे, 10,000 यूनिट सेल करेंगे। ठीक है, 10,000 यूनिट सेल करेंगे जिसका भाव होगा एक यूनिट का 10 रुपए। ये बात जायज है। अच्छा, ए मशीन क्या कर रही है, ए मशीन आपका फिक्स कॉस्ट इसकी 30,000 रुपए है। तो ये आप यहाँ रख दो डाटा, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते जाओ, इन्हीं की बात मान लो। अच्छा, 30,000 रुपये फिक्स कॉस्ट मैंने रख दी जो ए मशीन के लिए दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट की मुझे जानकारी मिल नहीं रही इसमें, लेकिन इसमें यह दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट यील्ड करेगी 30,000 का। ठीक है, ये दिया हुआ है, ए मशीन वुड फिक्स कॉस्ट 30,000 रुपये। जब 10,000 यूनिट बेचेंगे 10 रुपए के भाव पे तो 30,000 फिक्स कॉस्ट होगी, और प्रॉफिट भी 30,000 ही होगा। तो प्रॉफिट भी सर 30,000 ही होगा। अच्छा, तो ये इक्वेशन मुझे क्या दे देगी, ये इक्वेशन मुझे वेरिएबल कॉस्ट दे देगी। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी फिर मेरी, अगर ये देखो तो ये 1 लाख, तो इसको देखो 1 लाख, ठीक है, माइनस 30,000 ठीक है। तो यानी कि आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, वेरिएबल कॉस्ट होगी आपकी 40,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट होगी 40,000। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई। अब वेरिएबल कॉस्ट अगर पर यूनिट में देखूं तो पर यूनिट अगर देखूंगा तो ये 40,000 जो वेरिएबल कॉस्ट आई ये 10,000 यूनिट की है। तो एक यूनिट की कितनी आ गई सर, एक यूनिट की आ गई 4 रुपए। ठीक है, एक यूनिट की आ गई 4 रुपए। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आती मेरा काम बन गया तुरंत, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आती तो अब मैं झट से ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दूंगा। ये सेल्स के टर्म में पूछ रहा है। अब देखो, ब्रेक इवन जब सॉरी ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई तो अब मैं इसका C/S रेशियो निकाल सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्यों निकाल सकता हूँ, क्योंकि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और ये तो सेल है ही है। तो देखिए C/S रेशियो कैसे आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 4 रुपए आपने अभी निकाली हुई है, और 10 ये आपका हो गया। तो ये आपका हो गया 0.4। ठीक है, सॉरी 4 आएगा ना, 0.6 हो जाएगा, 0.6। 6/10 अगर आप और अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो 6/10 यानी कि 0.6। अच्छा, तो ये आपका C/S रेशियो आ गया।
तो अब आप देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अगर मैं इसके लिए निकालना चाहूँ तो क्या आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट में बार बार कहता हूँ ये सेल के टर्म में निकालना है, ये सेल पूछ रहा ना आपसे। तो अब ये फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाई सी बाई एस रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है, 30,000 रुपये है, 30,000 रुपये साहब फिक्स कॉस्ट। तो और सी बाई एस रेशियो मैंने निकाल लिया 0.6। तो कितना आ गया आप देखो, ये आपका हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 0.6, यानी कि 50,000। 50,000 जो है, 50,000 सेल जो है आपकी, वो क्या है, ब्रेक इवन सेल है मशीन ए के लिए। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा करके बताया कि 50,000 रुपये आपकी ब्रेक इवन सेल है। अगर आप इसको यूनिट में देखेंगे तो यूनिट में निकालने के लिए तो बहुत आसान है, 10 रुपये से डिवाइड कर दो। तो यूनिट के टर्म में कितनी आ जाएगी, ये 5,000। 5,000 यूनिट के टर्म में आ जाएगी। 5,000 यूनिट पे आपकी ब्रेक इवन बनेगी मशीन ए के लिए। ठीक है, अच्छा अब इनका ये आप समझ गए होंगे। अब मैं इनका देखता हूँ इन्होंने क्या किया हुआ है। इनका भी देखो आंसर वही आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 4 रुपये आ रही है, 50,000 ये आ रहा है, 5,000 ये आ रहा है। सिमिलर काम आप बी मशीन के लिए भी कर सकते हैं। तो बी मशीन के लिए अगर मैं ये इक्वेशन को दोबारा प्रयोग करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए सेल इज इक्वल टू, मैंने बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो बी मशीन के डाटा में यूज करूँ तो ये तो भाव तो सेम ही रहेगा, 10 रुपये का भाव है और 10,000 यूनिट में बनाऊंगा तो ये तो 1,00,000 रुपये रहेगा। फिक्स कॉस्ट इसकी मशीन की जो है वो 18,000 है। तो फिक्स कॉस्ट अभी बी मशीन के लिए बात कर रहे हैं तो 18,000 ये होगी साहब, 18,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट का डाटा तो पता ही नहीं है, इसी की वजह से तो ये सब करना पड़ रहा है। और प्रॉफिट पता लेकिन 22,000। ठीक है, तो ये प्रॉफिट आपका हो गया 22,000। ठीक है, ओके। तो इससे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1,00,000 में से आप घटा दो, 1,00,000 इधर आ जाएगा। ये तो आप कर सकते हैं, बहुत आसान है। और 22,000 और 18,000 कितना होता है जी, 40,000, 30,000, 40,000 होगा। 40,000 ये माइनस में आ जाएगा यहाँ, 40,000। ठीक है, ये 40,000 हो गया। तो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 60,000। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 60,000। तो वेरिएबल कॉस्ट अगर यूनिट की देखो तो कितनी हो गई आपकी, 60,000 डिवाइडेड बाई 10,000, क्योंकि 10,000 यूनिट आप बना रहे हैं तो ये कितनी होगी, 6 रुपये पर यूनिट। अब मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं तो कितना होगा, 10 माइनस 6 यानी कि 4। और फिर तो सी बाई एस रेशो निकालने में कोई तकलीफ है ही नहीं, 4/10 कर दो इसको तो ये 0.4 आ गया। ठीक है, अब मैं ब्रेक इवन सेल निकाल सकता हूँ इस बी के लिए। तो ब्रेक इवन सेल कितनी आएगी, ब्रेक इवन सेल आप देखो तो फिक्स कॉस्ट इसकी कितनी है, फिक्स कॉस्ट है 18,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है, 18,000 और ये मेरा 0.4। ठीक है, ये सी एस रेशो तो ये कितना आएगा, 18,000 डिवाइडेड बाई 0.4। तो ये आपकी 45,000 आ गई। ठीक है, ये कितनी आ गई आपकी, 45,000 सेल आ गई, यानी कि 45,000 आपकी आ गई सेल बी के लिए। और अगर नंबर ऑफ यूनिट में देखो इसे, ब्रेक इवन सेल अगर यूनिट के टर्म में देखो तो कितनी आएगी, 45,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो ये कितनी आएगी, 4500 यूनिट। ठीक है, 4500 यूनिट आ जाएगी। तो इस तरह से इन्होंने निकाला, इन्होंने भी सेम चीज ये इसी तरह से कर दी होगी, 4500 यूनिट आ गई। ठीक है, तो ये तो ब्रेक इवन यूनिट्स आ गई, ब्रेक इवन सेल के टर्म में और ब्रेक इवन यूनिट्स के टर्म में, ये दो डाटा आ गए। तो मैंने फॉर्मूले से ड्राइव करके बताया, इन्होंने टेबल के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता हो वो सीख लीजिए। मेरी आपसे एक पर्सनल लेवल पे राय है कि आप अगर बेसिक इक्वेशन को ड्राइव करके समझेंगे तो आप जो एमसीक्यू सवाल में आते हैं आपके पेपर में, वो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, उसमें एक बहुत अच्छे नंबर कमाए जा सकते हैं। ओके, अब बी पार्ट को अप्रोच करता हूँ। सेल लेवल वेयर द बोथ मशीन आर इक्वली प्रॉफिटेबल, इसी को इंडिफरेंस पॉइंट कहते हैं, कि जहाँ पे दोनों मशीनें बराबर का प्रॉफिट जनरेट करें। तो देखो क्या होता है, अगर आप फॉर इंडिफरेंस पॉइंट, मैं आपको पहले भी बताया था कि इंडिफरेंस पॉइंट के लिए आप सिंपल ये मान लो कि कहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट होगा या कहाँ पे वो दो मशीनें इक्वली प्रॉफिट जनरेट करेंगी। उसका सिंपल ये होता है कि आपकी बेसिकली जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, वो एक फिक्स कॉस्ट को कवर करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट को कवर करता है, जहाँ पे हम ये इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी समझ सकते हैं। तो इनकी जो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट है दोनों मशीनों का,
तो आप करो डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट, मैं डिफ लिख देता हूँ, डिफरेंस इन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन वेरिएबल कॉस्ट। तो देखो ये दोनों में वो नंबर आ जाएगा जब ये सेल लेवल आ जाएगा, जब आपका क्या होगा, दोनों ही मशीनें आपकी इक्वली प्रॉफिटेबल होंगी। तो देखो 30,000 ए का कितना है, 30,000 फिक्स कॉस्ट, और बी का कितना है 18,000। ये 30,000 ए का था और बी का कितना था 18,000, तो माइनस 18,000 कर दो साहब। ओके, और इनकी वेरिएबल कॉस्ट में कितना फर्क आया था, ए के लिए हमने निकाली थी 4 रुपए और बी के लिए कितनी निकाली थी 6 रुपए, तो कितना आ गया 2 रुपए का फर्क आ गया। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 30,000 माइनस 18,000 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये आपका आ गया, इससे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इन्होंने ये 6,000 यूनिट्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो ये 12,000 डिवाइडेड बाई 2, आप अगर देखेंगे तो ये कितना आ गया 12,000, डिफरेंस इन द फिक्स कॉस्ट और डिफरेंस इन द वेरिएबल कॉस्ट। तो ये यूनिट के टर्म में आ गया। अगर आप इसको सेल के टर्म में निकालना चाहते हैं तो इसको 10 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, मतलब ये 60,000 आ जाएगा, यानी कि 60,000 की सेल पे दोनों मशीनें आपकी इक्वली प्रॉफिटेबल होंगी, राइट। अब लास्ट सवाल बचा था रेंज कहाँ पे प्रॉफिटेबल होगी। देखो क्या है कि जब आप जिस मशीन की वेरिएबल कॉस्ट कम है, ठीक है, उसका ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट ज़्यादा आ रहा होगा। ठीक है, तभी ये कहानी बनेगी। तो ये आप ध्यान रखिए, कभी भी इस केस में क्या होगा, जिस मशीन की, मान लीजिए ए मशीन की फिक्स कॉस्ट 30,000 है, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट देखो यहाँ पे 4 रुपए है, और इसकी फिक्स कॉस्ट 18,000 है, मतलब इससे कम है, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, तभी तो इंडिफरेंस ही करेंगी। तो यानी कि एक सर्टेन इस नंबर से नीचे अगर आपको प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है, तो आप किस मशीन को चूज करेंगे, जिसकी आपकी आपकी जो है आपकी फिक्स कॉस्ट मतलब कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। मतलब कहने का इस केस में ये हो गया कि अगर आप इस यूनिट से ऊपर बनाएंगे तो आपको वो मशीन लेनी चाहिए जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है, क्योंकि जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, डिफरेंस इन द वेरिएबल कॉस्ट इज कवरिंग द डिफरेंस इन द दिस फिक्स कॉस्ट। तो ये चीज इन्होंने लिखी है कि 6,000 यूनिट से अगर आपको ज़्यादा बनानी है तो आपको ये मशीन चूज करनी है जिसकी फिक्स कॉस्ट तो ज़्यादा है लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट कम है। तो जैसे आप नंबर बढ़ाएंगे यूनिट का, तो आपका क्या होगा, वो जो फिक्स कॉस्ट का डिफरेंस को कवर कर लेगी, और आपकी ये जो है इस पॉइंट के बियॉन्ड जब चलेंगे तो आपकी जो मशीन ए है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और अगर आप इससे कम लेवल पे कम करना चाहते हैं 6,000 से कम से, तो आपको बी प्रॉफिटेबल पड़ेगी डिस्पाइट के इसका वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इन डिफरेंस पॉइंट का एक सवाल था जो मेरे हिसाब से मैंने आपको बेस्ट तरीके से समझा दिया। आपको रटना है तो आप ये टेबल रट लीजिए, और समझने के लिए मैंने मेरे हिसाब से पर्याप्त बातें बता दी हैं। तो अब अगला सवाल लेके चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 22, जो कि ऑप्टिमम मिक्स से रिलेटेड है। ऑप्टिमम मिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर रहे होते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को इस तरह से उसको कुछ रिसोर्स की लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें उनको इस तरह से बनाना होता है कि हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, तो जब भी ऑप्टिमम मिक्स का सवाल आएगा तो आपको एक इस तरह से फ्रेमवर्क बनाना है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, कुछ रिसोर्स की लिमिटेशन हो सकती है, जैसे कि लेबर की लिमिटेशन हो सकती है, मटेरियल की लिमिटेशन हो सकती है, कोई स्पेशल टूल की लिमिटेशन हो सकती है। ठीक है, या इस तरह से लिमिटेशन हो सकती है कि मार्केट में अपर साइड की लिमिटेशन हो सकती है कि कोई पर्टिकुलर यूनिट उससे ज़्यादा बिक ही नहीं सकती, या एक मिनिमम साइड में लिमिटेशन हो सकती है कि मिनिमम इतने प्रोडक्ट तो बनाने ही बनाने हैं। तो इस तरह की लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, अपने जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो एक से ज़्यादा है उनको इस रेशियो में बनाना होता है कि जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ता है, कैसे अप्रोच करते हैं, हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं इसमें, और हम देखते हैं कि कंट्रीब्यूशन जो हमारा उस लिमिटेड रिसोर्स पे जो कंट्रीब्यूशन आता है उसको हम रैंकिंग करते हैं। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है प्रोडक्ट का, उसको फिर हम उन लिमिटेशन के हिसाब से ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट मिक्स को डिज़ाइन करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है।
जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें कॉस्ट का फंक्शन भी डालते हैं, जब आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं या प्रॉफिट को इंक्रीज करते हैं, दोनों फंक्शन हो सकते हैं। यहाँ मेजॉरिटी में डिसीजन मेकिंग में आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात ये कर रहा है सवालों में। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। ए फार्मर ओन्स ए ऑर्चर्ड, एक किसान के पास बगीचा है, विच हैज एरिया 300 एकड़, जिसका 300 एकड़ का एरिया है, जिस पे वो 4 तरह के जो फल हैं, जो एप्पल, एप्रिकॉट, चेरी और प्लम, ये उगाता है। ऑफ द टोटल एरिया, 300 जो एरिया है उसमें से 200 का एरिया जो है, 200 एकड़ जो है, इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग एप्रिकॉट एंड चेरीज। ये बीच वाले जो दो हैं, एप्रिकॉट और चेरीज के लिए सुटेबल है। एंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ लैंड एनी ऑफ द फोर कैन बी ग्रोन। मतलब ये कह रहा है कि अब देखो, एक तो पहली बात तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट दिख गए कि आपको 4 तरह की वैरायटी उगानी है ये फलों की। दूसरा लिमिटेशन ये आ गया आपका कि आपका ये 300 एकड़ एरिया में आपको 200 एकड़ एरिया केवल इन दो के लिए ही सुटेबल है। अच्छा, मार्केटिंग पॉलिसी रिक्वायर दैट इन ईच सेशन ऑल 4 टाइप ऑफ द फ्रूट must be produced and quantity of any one fruit should not be less than 12,000 boxes। मार्केटिंग, अब देखो लिमिटेशन यहाँ से शुरू हो गई। एक तो लिमिटेशन ये मिल गई थी कि आपकी 200 एकड़ केवल इन दो के लिए सुटेबल है, बीच वाले फलों के लिए। दूसरी लिमिटेशन क्या मिल गई कि मार्केटिंग पॉलिसी ऐसी करी कि सारे फल उगाने हैं और मिनिमम जो क्वांटिटी है वो 12,000 बक्से तो उगाने हैं आपको। अच्छा, it is essential that the area devoted to any one should be in term of the complete acres and not in fraction of acre। और तीसरी लिमिटेशन फिर ये आ गई कि आपको जो एरिया डिवोट करना है वो एक होल नंबर में होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं कर सकते। There are no physical और marketing limitation and there is an adequate supply of all type of labor। बोले इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ना तो मार्केटिंग की कोई इशू है, फिजिकल और अदरवाइज कोई लिमिटेशन नहीं है। लेबर की भी सप्लाई है, जितनी चीजें मिलेगी नॉर्मल रेट पे। द डिटेल रिगार्डिंग द सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट आर गिवन बिलो। अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है इन चीज को ध्यान में रखते हुए। तो अभी हम कितनी बातों को मतलब हमें मिल रही है इस डाटा से। एक तो हम 4 प्रकार के फल उगा रहे हैं। दूसरा, हमारे पास जो एरिया है उसमें से 300 एकड़ के एरिया में से 200 एकड़ वाला एरिया जो है केवल 2 प्रकार के जो एप्रिकॉट और चेरी, इन फल को उगाने के लिए ही सुटेबल है। एक लिमिटेशन मार्केटिंग साइड से ये है कि सारे फल उगाने हैं और आपको मिनिमम 12,000 बक्से हर एक वैरायटी के कम से कम उगाने हैं। ठीक है, तो अभी तक ये डाटा मिला। अभी कॉस्ट स्ट्रक्चर दे रखा है इन्होंने कि सेलिंग प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, ये आपका डाटा दिया हुआ है। एक्रेज जो इन्होंने डिवोट किया हुआ है 120, 70, 80, 30 जो अभी प्रेजेंट का है। सीजन में जो यील्ड आती है 1 एकड़ में, अगर आप 1 एकड़ लगाएंगे सेब, तो आपको 500 बक्से का पैदा होंगे उसमें से। ठीक है, तो इस वाले केस में कितने बक्से हो रहे होंगे, 120 इंटू 500, ये कितने हो रहे हैं 120 इंटू 500, तो दिस कम्स टू 60,000। मतलब अभी इसके हिसाब से 60,000 हो रहे होंगे। सिमिलरली ये आपके 70 जो आपने एरिया एकड़ डिवोट किया है उसमें पर एकड़ का जो यील्ड आती है 150 आती है। सिमिलरली यहाँ 100 आती है और 200 आती है यहाँ पे। अब बक्से का जो वेट है वो कितने किलो है, 30 किलो है, 30 किलो है, 40 और 20 किलो है। उसके अलावा कॉस्ट की जो और फर्दर ब्रेकअप है, लेबर का जो मटेरियल कॉस्ट है वो पर एकड़ में 180, 70, 60 और 100 है। उसके अलावा लेबर का जो ग्रोइंग पर एकड़ का चार्जेस है 200 रुपए में 150, 100 और 130 है। हार्वेस्टिंग एंड पैकिंग पर बक्सा 1 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये है। ट्रांसपोर्टेशन पर बॉक्स 2 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये और 3 रुपये है। उसके अलावा फिक्स ओवरहेड जो है, जो फिक्स ओवरहेड है उसको इन्होंने अपोजिशन का एक बेस दिया हुआ है। उसकी एक तो ये टोटल कॉस्ट दी हुई है यहाँ पे, और क्या अपोजिशन का बेस रहेगा वो यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग के जो टोटल चार्जेस हैं उनको आप किस तरह से इन चारों फलों में अपोर्शनमेंट करोगे, बेस्ड ऑन द डायरेक्ट
डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड। सिमिलरली हार्वेस्टिंग को भी जो ये 20,900 कॉस्ट है, ये भी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड के हिसाब से होगी। तो इस तरह से इन्होंने कॉस्ट ड्राइवर टाइप के दे रखे हैं। ये सवाल एक सिमिलर सवाल हमने एक वो टमाटर वाला भी किया था, जिसमें 4 तरह के टमाटर उगा रहा था कोई, वो पिछली क्लास में। तो ऑलमोस्ट वैसा ही सवाल है, राइट। अच्छा, करना क्या है? तो करना क्या है, यूजिंग वो इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस पर बॉक्स ऑफ ईच टाइप द फ्रूट दैट फार्मर विल ऑब्टेन फ्रॉम ऑपरेटिंग द ऑर्चर्ड ऑन द प्रेजेंट बेसिस। ये बताना है कि भाई जो किसान को कितना प्रॉफिट मिलेगा अगर वो प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से अगर वो काम कर रहा है, तो आपका पर बक्से का प्रॉफिट या लॉस उसको क्या होगा। और उनको सलाह देनी है किसान भाई को कि वो किस तरह से अपने एरिया को एलोकेट करें जिससे कि उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो ये काम आपको करना है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाना पड़ेगा। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच में जाना पड़ेगा, फिर जो भी लिमिटेड रिसोर्स हैं जो इसमें एकड़ वगैरह हैं या पर बॉक्स है, उस पे आपको कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। फिर कंट्रीब्यूशन की रैंकिंग करनी पड़ेगी और रैंकिंग के हिसाब से एरिया को एलोकेट करना पड़ेगा, लिमिटेशंस जो दी हैं उनको ध्यान में रखते हुए। इस तरह से अप्रोच बनेगी आपकी। तो जब भी सवाल आपके आपके एग्जाम में आएगा या जब भी आप कर रहे हैं, तो यू मस्ट नो व्हाट द थॉट प्रोसेस शुड बी अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कंट्रीब्यूशन अप्रोच पे जाने के लिए सबसे पहले सेल प्राइस देखना पड़ेगा, फिर वेरिएबल कॉस्ट ढूंढनी पड़ेगी, उसमें से कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा, फिर कंट्रीब्यूशन को बोटलनेक रिसोर्स के साथ मैच करना पड़ेगा, पर बोटलनेक रिसोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन आता है, फिर रैंकिंग करनी पड़ेगी, रैंकिंग के बाद फिर उसको प्रॉफिटेबिलिटी को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द लिमिटेशन। ये सवाल की अप्रोच है। चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट पर बॉक्स ऑफ ईच क्रॉप इफ ऑर्चर्ड इज मेंटेन ऑन द प्रेजेंट बेसिस। ठीक है, तो ये 4 तरह के फल हैं, एप्पल, एप्रिकॉट, चेरीज, प्लम सॉरी, और ये टोटल दिया हुआ है। तो इनके सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं 10 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपने ले लेने हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएंगे, 60,000, 10,500, 8,000 और 60,000। ये कैसे बॉक्सेज आ रहे हैं? देखो, जो इन्होंने एरिया एलोकेट किया है 120 एकड़ है, 70 एकड़ है, 80 एकड़ है और 30 एकड़ है। पर एकड़ यील्ड जो आ रही है आपकी वो आ रही है 500 इस केस में। तो इन कॉलम को अगर आप इन रो को मल्टीप्लाई करेंगे 120 इंटू 50, तो 120 इंटू 500 करेंगे तो 60,000 आएगा। सिमिलरली 70 इंटू 150 करेंगे तो आपका आएगा 10,500। इसके अलावा आप 80 इंटू 100 करेंगे तो आपका आएगा ये 8,000 और आप 30 इंटू 200 करेंगे तो आपका आएगा ये 6,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये नंबर ऑफ बॉक्सेज आएंगे जो आपने एलोकेट किए हुए हैं एकड़ के हिसाब से। तो ये वाली फिगर को जस्ट एक फिगर को मैं लिख दे रहा हूँ आपके रेफरेंस के लिए। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे, वैसे तो फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ एक का एक कैसे आ रहा है। 60,000 ऐसे आ रहा है कि आपने इस केस के लिए, एप्पल वाले केस के लिए 120 एकड़ डिवोट किया हुआ है और 1 एकड़ में जो निकलती है यील्ड 500 बक्से निकलते हैं। तो 120 इंटू 500 कीजिए तो ये 60,000 आएगा। सिमिलरली आप ये फिगर निकाल सकते हैं आसानी से, और इसका ये तो टोटल है, टोटल वाला कॉलम है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा वेट, तो वेट वहाँ दिया हुआ है ऊपर में, ठीक है, और जो बक्से बने हैं उनको उनके पर बक्से से गुणा करेंगे तो आपका वेट का डाटा आ जाएगा। जैसे वेट पर बॉक्स केजी में 30, 30, 40 और 20। तो इस वाले कॉलम में आप 30, 30, 40 और 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका काम बन जाएगा। ये आपकी फिगर आ जाएंगी। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर देंगे, ये वाला जो आपका ये आया है इसमें इंटू 30 इंटू 40 और इंटू 20 करेंगे तो ये आपकी ये बक्से का आपका वेट आ जाएगा जो आपने यहाँ टोटल में दिया हुआ है। अच्छा, सेल्स कैसे आएगी? सेल्स तो देखो, चूंकि आप बक्सा, ये क्वांटिटी दी हुई है बक्से की और 10 रुपए का है तो ये 6 लाख आ गया। ये आपका 10,500 से करेंगे तो 1,05,000 आ गया। 20 इंटू 8,000 करेंगे तो ये 1,60,000 आ गया। 30 इंटू 6,000 करेंगे तो 1,80,000 आ गया और इससे ये आपका सम टोटल हो गया। अब वेरिएबल कॉस्ट का डाटा देखिए वेरिएबल कॉस्ट का डाटा वहाँ दिया हुआ है, तो वेरिएबल कॉस्ट का डाटा आप उठा लो वहाँ से। ठीक है,
आपका डायरेक्ट लेबर पर एकड़ 180 रुपये है और आपने कितना एकड़ लगाया 120। ठीक है, तो 120 इंटू 80 कितना आएगा जी? 120 इंटू 80 आप कर लो, 120 इंटू 80 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 180, सॉरी 120 इंटू 180 आएगा ना। आप करो 120 इंटू 180, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा 21,600। ठीक है, 21,600। फिर आप आगे कर दीजिए 70 इंटू 70 है, 70 इंटू 70 तो 4900 आ जाएगा। सिमिलरली आप करिए 80 इंटू 60 और 30 इंटू 100, तो ये 30 इंटू 100 3000 और 80 इंटू 60 4800 आ जाएगा। ग्रोइंग का डाटा कैसे दिया हुआ है? ग्रोइंग की कॉस्ट का, ग्रोइंग पर एकड़ का 200 दिया हुआ है, 200 इंटू 120, 150 इंटू 70, 100 इंटू 80 और 130 इंटू 30। तो 200 इंटू 120 कितना हो गया? 200 इंटू 120, 200 इंटू 120 ये आएगा 24,000। मैं एक का बता दे रहा हूँ, तो ये आपका ये आ रहा होगा 24,000 ग्रोइंग का डाटा। तो आप बाकी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। इसी तरह हार्वेस्टिंग का डाटा, हार्वेस्टिंग की कॉस्ट जो है ये पर बॉक्स में दी हुई है, यहाँ ध्यान रखना है। तो बक्से वाले से आपको 1123 है ना, तो 1123, तो जो बक्से हैं, बक्से आपके ये रहे 1 1 2 और 3, तो ये आपकी कॉस्ट ये वाली आ जाएगी 1123। किसमें? इस वाले में करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो ये वाली आपकी हाईलाइटेड कॉस्ट आ जाएगी 1123। ठीक है, नंबर ऑफ वॉक्स इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आपकी ये वाली कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट की भी आई थिंक बक्से के हिसाब से दी हुई है इन्होंने। तो ट्रांसपोर्ट का क्या है? ट्रांसपोर्ट का पर बॉक्स में 2 2 1 और 3। तो इस वाले बक्से वाले कॉलम को आप, ये बक्से वाला कॉलम है 2 2 1 3 था ना, हाँ यस 2 2 1 3। तो इसमें आप अगर करेंगे ये वाला हाईलाइटेड कॉस्ट कैसे आएगी मैं बता रहा हूँ। ये आपका आ जाएगा इसमें, आप कीजिए यहाँ पे 2 2 3 और नहीं था ना, ये 2 2 कितना था? 2 2 3 3 था कितना? 2 2 1 3 सॉरी। तो ये आपका आएगा 2 मतलब इंटू 2 इंटू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3। तो ये वाली फिगर ये खिसक के ये वाली फिगर यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आप ये सारी कॉस्ट आप निकाल देंगे। इस कॉस्ट को आप जोड़ दीजिए। ठीक है, ये चारों को जो रो कॉलम की कॉस्ट है ये जोड़ दीजिए। तो ये वाली कॉस्ट जोड़ेंगे तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, है सारी वेरिएबल कॉस्ट आपकी आ गई। तो ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब वेरिएबल कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे। सेल आपका ये है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन तो आपने निकाल दिया। अब चलो यहाँ रैंकिंग नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से फिक्स कॉस्ट आप जो है निकाल दीजिए। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी ये देखना है। देखो फिक्स कॉस्ट को इन्होंने किया है अपोर्शनमेंट कॉस्ट ड्राइवर के साथ। तो अब फिक्स कॉस्ट निकालना एक अपने आप में काम है काम, लेकिन आसान, इतना मुश्किल भी नहीं है। तो फिक्स कॉस्ट जैसे ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन की कॉस्ट कितनी है टोटल? ग्रोइंग एंड कल्टीवेशन की जो कॉस्ट है वो 27,800 है और ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के साथ अपोर्शन है। तो ये जो आपकी 27,800 है, ये वाली जो आपकी आई है कल्टीवेशन एंड ग्रोइंग की जो 27,800 है, ये जो आपकी किस बेसिस पे अपोर्शन है? ग्रोइंग का जो ये डाटा यूज हुआ है, ये जो कॉस्ट यूज हुई है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसकी निकाल के दिखाऊं, ये 14,400 कैसे आई? तो ये ऐसे आई, आप देखिए आपकी जो ये ग्रोइंग वाला ये कॉलम है ना, ये वाला देखिए, इसमें आपका 24,000, जो आपका ये 24,000 आपका 24,000 डिवाइडेड बाई ये आपका जो ये वाला टोटल है, ये वाला 46,400 डिवाइडेड बाई 46,400। ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गया और इसको ये वाली इस टोटल कॉस्ट से आप गुणा कर दीजिए क्योंकि अपॉर्शनमेंट इसी के हिसाब से कर रहे हैं। तो इनटू आपका हो गया 27,840, तो ये 14,400 आ गया। सिमिलरली आप अगर इसका निकालना चाहें, ये 10,500 कैसे आई, सॉरी ये 6300 कैसे आई? तो 10,500 डिवाइडेड बाई 46,400,
मैं करके दिखा देता हूँ। 10,500 डिवाइडेड बाई 46,400, ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गया आपका। गलत तो नहीं कर रहा मैं, ठीक तो है, ठीक है, ठीक है। और इंटू इंटू 27,840, तो ये 6300 आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो मीन्स फॉर पर्टिकुलर दिस फिगर you just this divided by this into total, तो इस तरह से अपोर्शन हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप हार्वेस्टिंग की कॉस्ट देखें तो जो आपकी हार्वेस्टिंग की जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको कैसे कैसे अपोर्शन करेंगे 20,900 को, तो इसका बेस कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ आपको फिर दोबारा से करके। जो आपका हार्वेस्टिंग का डाटा है वो है ये रहा, ये रहा हार्वेस्टिंग का। ये आपका हो गया। फॉर एग्जांपल इसी को देखते हैं, 60,000 डिवाइडेड बाई 1,04,500, 1,04,500 और इंटू आपकी हो जाएगी ये आपका हो जाएगा इंटू 20,900, 20,900, तो ये आपकी 12,000 कॉस्ट आ गई, ये आपकी 12,000 आ गई, ठीक है। इसी तरह से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। चलो मैं एक निकाल के और दिखा देता हूँ। मान लो इस बार मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो आपकी जो हार्वेस्टिंग की है ये करेंगे 18,000 डिवाइडेड बाई 1,04,500, हम करेंगे 18,000 डिवाइडेड बाई 1,04,500, ठीक है, इंटू 20,900, ठीक है। तो ये 3600 आएगी, इस केस में ये 3600 आ गई। तो मैंने दो निकाल के दिखा दी। सिमिलरली आपको एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट कैसे निकालनी पड़ेगी? एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी फिक्स वाली, जो आपको ये 42,250 है, इसको आप अपोर्शन करो नंबर ऑफ बॉक्सेस प्रोड्यूस। तो बक्से कितने प्रोड्यूस किए हैं? 84,500 टोटल प्रोड्यूस किए हैं और इसमें 60,000 है। तो पहले की निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये आपका हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाई 84,500, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन आ गया 0.71, राइट, 0.71। और इसकी जो कॉस्ट है टोटल आपका कितनी थी? 42,250। तो जो फिगर आई थी इसमें इंटू 42,250 आप करेंगे तो 30,000 कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो 30,000 आ रही है क्या? हाँ देखो ये 30,000 आ रही है। सिमिलरली आप बाकी भी निकाल सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट जो है 5110 रुपये, वो वेट प्रोड्यूस के हिसाब से निकलेगी। तो मैं फर्स्ट वेट प्रोड्यूस आपका ये है, तो फॉर दिस पर्टिकुलर दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस, ठीक है। तो कैसे आएगी आप करो, अगर देखो तो आपका वेट प्रोड्यूस के हिसाब से मैं निकाल कर दिखाता हूँ। आपका वेट वाला कॉलम कौन सा है? ये वाला, ठीक है, ये वाला वेट वाला कॉलम है, ये वाला। तो आप देखो ये आएगा फॉर एग्जांपल फॉर दिस एप्पल, एप्पल के केस में 18 लाख डिवाइडेड बाई 25,55,000 डिवाइडेड बाई 25,55,000। तो ये एक फ्रैक्शन आ गया इंटू 5110, ठीक है। तो ये आपकी 3600 आ जाएगी इस केस में। तो मैं एप्पल वाले केस में देखता हूँ 3600 आ रही है क्या? एप्पल वाले केस में 3600 आ रही है, ठीक है, 3600 आ रही है ये। और लैंड रेवेन्यू की कॉस्ट कैसे अपोर्शन करेंगे? ये एकड़ कल्टीवेटेड, तो 9,000 टोटल है, एकड़ कल्टीवेटेड कितना है? एकड़ कल्टीवेटेड तो 300 है। तो लेकिन इसमें आपने 120 लिया हुआ है एप्पल के केस में, तो ये कैसे आ जाएगा? आप देखो ये आपका हो गया 120 डिवाइडेड बाई 300 टोटल 0.4 इंटू 9,000, तो ये 3600 इस तरह से आ गई, ठीक है। ये 3600 जो कॉस्ट आ रही है, ये वाली 3600 लैंड रेवेन्यू की ऐसे आ गई। एक और निकाल के दिखा देता हूँ ये कैसे आ गई। 900 कैसे आएगी देखो। इसमें आपका एकड़ जो अपने डिवोट किया हुआ है प्लम के लिए मैं कर देता हूँ, वो 30 किया हुआ है। तो आप देखो ये की इसकी कितनी आ जाएगी प्लम के लिए? 30 डिवाइडेड बाई आपका 30 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 9,000, तो ये आपकी
गलत कर दिया मैंने, 30 डिवाइड बाई 300 इंटू 9000, तो आपकी 900 रुपये कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है, तो 900 रुपये कॉस्ट आ रही होगी आपकी, ये आ रही 900 रुपये। तो इस तरह से आपने टोटल फिक्स कॉस्ट निकाल दी। तो जब ये कंट्रीब्यूशन वाला था, अप्रोच में हम देखते थे कि जो आपका ये आपने सेल में से वेरिएबल कॉस्ट घटाई तो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन में आपने ये यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जो पोर्शन की थी वो घटा दी, तो ये आपका इसमें प्रॉफिट आ गया। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, दिस कम्स टू द प्रॉफिट। अब प्रॉफिट पर बॉक्स निकालना है, तो जो है आपकी ये प्रॉफिट पर बॉक्स हम क्यों निकाल रहे हैं? प्रॉफिट पर बॉक्स हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें उनको लिमिटेशन के हिसाब से उनकी रैंकिंग करनी है और अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना है। तो अब जैसे ये वाले केस में आपके बक्से कितने बने थे? बक्से बने थे 60,000। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ये आपका हो गया 31,0800 डिवाइडेड बाई 60,000। ठीक है, ये 60,000 तो 5.18। सिमिलरली आप ये निकाल सकते हैं बाकी की 41,720 डिवाइडेड बाई इसके बक्से कितने थे? 10,500। ठीक है, इसके बक्से कितने थे? 10,500। तो आपका ये हो गया 41,720 डिवाइडेड बाई 10,500, तो ये आपका 3.79। इस तरह से आप इसकी कंट्रीब्यूशन पर बॉक्स निकालेंगे। कंट्रीब्यूशन पर एकड़ कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन पर एकड़ निकालने के लिए जो आपका ये कंट्रीब्यूशन आया है ये वाला, इसको यहाँ आप एप्पल के केस में इसको आप सिंपल डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे आप इसको 120 से, ठीक है, क्योंकि आपने कितने एकड़ दिए हुए हैं यहाँ, 120 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये कितना, ये 3,74400 डिवाइडेड बाई 120, तो दिस कम्स टू 3120, राइट, दिस कम्स टू 3120। सिमिलरली इसको आप जो है 70 से डिवाइड कर दीजिए, आपने 70 यहाँ किए गए हैं, 58,100 डिवाइडेड बाई 70, तो दिस कम्स टू 830। ये पर आपका आएगा। सिमिलरली आप आगे इस तरह से डिवाइड करके इसको पर एकड़ कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका ये 3120 830 इस तरह से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर एकड़ के हिसाब से। तो अब इससे आप इसकी रैंकिंग कर दीजिए। रैंकिंग जिसका कंट्रीब्यूशन पर एकड़ ज़्यादा है उसका आप 1 फर्स्ट आपका ये हो गया, सेकंड आपका ये हो गया, थर्ड आपका ये हो गया और फोर्थ आपका ये हो गया। तो ये तो आपका प्रेजेंट प्रॉफिट है जो आप सवाल में पूछ रहा था आपको, जो टोटल प्रॉफिट आपने ये निकाल दिया यहाँ पे, ये जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट आपने ये निकाल दिया यहाँ पे, प्रॉफिट पर बॉक्स निकाल दिया है, कंट्रीब्यूशन पर एकड़ निकाल दिया रैंकिंग के लिए। तो अब आप बी पार्ट पे अप्रोच करते हैं। बी पार्ट में ये कह रहा है कि उनको सलाह देनी है किसान भाई को कि भाई किस तरह से वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। तो देखो सलाह तो सिंपल ही है कि भाई जिसमें कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आ रहा है उसको करो, लेकिन मार्केटिंग की लिमिटेशन थी कि मिनिमम तो आपको प्रोड्यूस करना ही है भैया, 12,000 बक्से तो बनाने ही है। तो सबसे पहले मिनिमम क्वांटिटी को देखो, और अपर साइड में कोई लिमिटेशन है नहीं, तो मिनिमम क्वांटिटी को आपको बॉक्स प्रोड्यूस करने के लिए कितना एकड़ आपको अलॉट करना है पहले तो वो कर दो, और जो बचे हुए एकड़ में आप हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाली चीज को लगा दो। तो देखो 12,000 12,000 12,000, ये तो आपकी किसकी लिमिटेशन है? 12,000 कहाँ से आ रहा? ये मार्केटिंग का लिमिटेशन है ना, ये कि आपको 12,000 बक्से बनाने ही बनाने हैं। ये जो आपके सवाल में लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि 12,000 बक्से बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, तो ये वो लिमिटेशन है, राइट। अब ये वाले अलॉट करने के बाद देखो कि कितना एकड़ इसको चाहिए। 12,000 बक्से के लिए कितना चाहिए भाई? इसमें 500 बक्से निकलते हैं, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 500 कितना हो गया? 12,000 डिवाइडेड बाई 500, तो आपके 24 एकड़ तो यहाँ यूज हो जाएंगे। सिमिलरली नेक्स्ट की यील्ड कितनी दे रखी थी? 12,000 डिवाइडेड बाई 150, 12,000 डिवाइडेड बाई 150, 12,000 डिवाइडेड बाई 150, तो ये आपका 80 एकड़ आ गया। सिमिलरली 12,000 डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा? 100, तो 120 आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाई 100, और 12,000 डिवाइडेड बाई 200 आ जाएगा 60। तो इस तरह से ये मिनिमम एकड़ तो यहाँ आपको कर लिया, तो इससे 284 एकड़ आपके यूज हो गए मिनिमम उसको पूरा करने के लिए। टोटल है आपके पास कितने? 300, और यूज कितने हो गए? 284। तो जो बचे हुए एकड़ हैं 16,
उसमें आप हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोडक्ट को लगाओ। तो उसको 16 जो एकड़ हैं उसको हम किस में लगाएंगे, प्लम्प वाले में लगाएंगे। और आप ये देखो 120 इंटू 120 प्लस 80, जो ये 200 एकड़ की जो रिक्वायरमेंट थी ना, वो एक रिक्वायरमेंट के 200 एकड़ का जो एरिया है वो इन दोनों के लिए ही सुटेबल है, वो भी पूरी हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से आप यहाँ एकरेज अलोकेट कर सकते हैं, जिससे कि इस पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा आपका। तो आपकी सारी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये इस तरह से एरिया को एलोकेट किया कि आपकी मिनिमम 12,000 बक्से प्रोड्यूस भी हो गए हैं, और आपका जो रिमेनिंग एकड़ बचा है 16 एकड़, वो हम हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन वाले को इस तरह से दे देंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाएगा। So with this, I think I am able to explain the things. Let me know if some difficulty is faced by you people. Thank you. Thank you for watching. Thank you very much.